देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और ऐसे में बिहार एनडीए ने तमाम अपने प्रत्याशियों को चिन्हित कर लिया है और इस बार पाटलिपुत्रा से फिर से रामकृपाल यादव को तीसरी बार बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद रामकृपाल यादव हैं। सर, पहला सवाल है कि इससे पहले 2 बार भी आप चुनाव जीत कर आए हैं, इस बार भी लालू परिवार की तरफ से ही उम्मीदवार उतारा गया है। मीसा भारती को कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले अपने पार्टी के नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, आदरणीय जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री जी का और राज्य पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी श्री सम्राट जी चौधरी और विजय सिन्हा जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मुझे एक बार पुनः मेरे ऊपर भरोसा जताया है और जनता की सेवा के लिए पुनः मौका दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से जनता का सेवा और समर्थन प्राप्त कर सेवा के माध्यम से समर्थन प्राप्त करके और पार्टी के कार्यक्रमों को जनता तक ले जाने में और ख़ास तौर पर डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संयुक्त जो गरीब कल्याण योजना है उसके माध्यम से पाटलिपुत्रा की जनता तक मैंने विकास के भी काम करवाए हैं और उनके सुख दुख का साथी लगातार रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी महान जनता का आशीर्वाद पुनः मिलेगा और प्रतिपक्ष में जो भी हैं उनको मेरी महान जनता और मेरे कार्यकर्ता परास्त करेंगे। जब पटना की बात आती है या लालू परिवार की बात आती है तो अब तमाम पार्टियां जो लालू परिवार हैं उनके जो घर के लोग हैं इस बार चुनाव में उतर गए हैं। आपके खिलाफ मीसा भारती पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, इस बार रोहिणी आचार्य भी सारण से चुनाव लड़ रही हैं। तो लालू यादव ने अब दोनों बेटी को भी चुनाव में उतार दिया, कैसे? असल में जो हमारे प्रतिपक्ष में पार्टियां हैं, हमारे प्रतिपक्ष की जो उम्मीदवार हैं या पार्टी है वो परिवार वाली ही पार्टी है, जनता की पार्टी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। तो परिवार जनता तय करेगी कि परिवार वाली पार्टी से उनका कल्याण होगा जो सिर्फ अपने परिवार के कल्याण की बात सोचता है, या भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो परिवार है 140 करोड़ जनता जिनके लिए लगातार वो प्रयासरत हैं विकास के लिए, उनके दुख सुख में हाजिर होने के लिए, उनके तकलीफ़ को दूर करने के लिए, जीवन स्तर के ऊंचा उठाने के लिए और उनके विकास में एक नई आयाम देने के लिए तय बिहार की जनता ने पहले भी तय किया है और पाटलिपुत्रा की जनता ने और इस बार भी तय करेगी और जो परिवार वाली पार्टी है वो परास्त हो जाएगी। रामकृपाल जी, सवाल ये है कि आपके खिलाफ जो मीसा भारती चुनाव लड़ती हैं उन्होंने इस बार कहा है कि 5 किलो अनाज दे देने से प्रधानमंत्री जो है वो बिहार की, पटना की जनता को खुश नहीं कर सकते, और जो हमारे सांसद हैं वो क्या करते हैं, जरा ये भी बताएं। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं लगातार 5वीं दफ़ा लोकसभा का मेंबर हुआ, तो बिना काम का तो कोई वोट करेगा नहीं। 3 बार पहले पटना से हुआ, 2 बार लगातार पाटलिपुत्रा जो नया लोकसभा का परिसवन के बाद बना। मैं समझता हूँ कि विकास का काम जो मैंने प्रारंभ किया और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है और कोई ऐसा गली और मोहल्ला नहीं है जहाँ विकास नहीं गया है। मोदी जी का और नीतीश कुमार जी की सरकार का हर व्यक्ति विकास से जुड़ा हुआ है। मोटे मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहले वहाँ भी था, पहले मैं वहीं था जहाँ से बात चलकर मेरे पास आई है। वहाँ भी 3 बार जनता ने मुझे अपना मौका दिया था, मगर उस 3 टर्म के विकास के बारे में आप पूछिएगा तो मैं शायद नहीं बता पाऊँगा, मगर हमारे 10 साल के इस ड्यूरेशन में मैं शुरू करता हूँ विकास का। पटना में और पाटलिपुत्रा के अंतर्गत दानापुर से लेकर के पूरे पटना में मेट्रो ट्रेन चलने जा रहा है। विकास नहीं है? विकास है। नंबर 1, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि पिछले 10 सालों में कितने सारे सड़कों का निर्माण मैंने करवाया है ऑन रिकॉर्ड। और देख लीजिए,
नेवरा से लेकर के दनियावा तक नए रेल बिछाए जा रहे हैं। 1% डुमरी से लेकर, हमारे इलाका डुमरी है, डुमरी से लेकर दनियावा तक कमीशनड हो गया, यानी रेल लाइन बिछ गया। ये स्टेशन जो हॉल्ट था वो जंक्शन बन गया है और बाकी का काम चल रहा है। कन्हौली से रामनगर 6 लेन जाके आप देख सकते हैं। ये हमारे 10 साल के शासन में और हमारे प्रयास का प्रतिफल है। नंबर पटना से लेकर डोभी तक 4 लेन का काम चल रहा है, वो भी मेरे प्रयास का ही प्रतिफल है और मोदी गवर्नमेंट का ये विकास है। और तो सुन लीजिए, अभी जाके देख सकते हैं, सब जगह इंक्वायरी कर लीजिए। मेरा अनुरोध होगा आपसे, जब आपने मुझे पूछा है तो जिन जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ उसको ज़मीन पर उतरा है कि नहीं उतरा है, इसका भी आप जरूर दिखाइएगा। जो लोग पूछ रहे हैं उनको जरूर दिखाइएगा। नंबर 1, बीहटा से लेकर के दानापुर तक एम्स पे मिलाने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। भारत की सरकार, मोदी की सरकार ने दी है और राज्य सरकार का सहयोग हुआ है। वहीं सपना लोग देखते थे पटना में, बीहटा में एयरपोर्ट कब बनेगा। बीहटा में एयरपोर्ट सैंक्शन हो गया, काम लगा था, कुछ राज्य सरकार से ज़मीन का मामला था, उलझा हुआ था, वो भी क्लियर हो गया है। अगले 2 महीना में, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, 2 महीना में एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हो जाएगा। ये क्या विकास नहीं है। और सुन लीजिए, अभी भी शेरपुर से लेके दनियावा, शेरपुर से लेकर के दिगवरा तक गंगा पर पुल का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया है। युद्ध स्तर पर जाके उसको भी देख सकते हैं, और नहीं तो हम ही आपको वीडियो दे देंगे, सब दिखा दीजिएगा। और मैं बताता हूँ, अभी हाल में ही पटना को जोड़ने के लिए एक पुल और सैंक्शन किया, छपरा से दीघा तक, जो मेरे क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा, वो भी सैंक्शन हो गया। माननीय प्रधानमंत्री ने उसको टेंडर कर दिया। और यही नहीं, धनरुआ के उस मसौड़ी के उस बड़े इलाका में अगले 25 साल का प्लान करके मैंने बिना उनके डिमांड का चारों तरफ सड़कों से जोड़ने का काम किया है। ये जो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, कन्हौली से लेकर रामनगर तक और आगे तक, उस इलाके में एक और आमद से लेकर दरभंगा तक और भी 4 लेन 6 लेन के निर्माण का कार्य के लिए स्वीकृति मिल गई है और वो भी कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये क्या विकास नहीं है। यही नहीं, तरेगना स्टेशन जो अमृत स्टेशन के नाम से जाना जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसका शिलान्यास हुआ, जोर शोर से काम चल रहा है। ये क्या विकास नहीं है। वहीं तरेगना में 50-60 साल से रेलवे ओवरब्रिज नहीं बना था, जिसके वजह से 2-2, 3-3 घंटा जाम लगता था। मेरे प्रयास से काम प्रारंभ हुआ है, उसको भी लाके दिखा दीजिएगा। यही नहीं, आगे उस पटना गया रेल खंड के अंतर्गत 7 जगह पर और अंडरपास और ओवरब्रिज के निर्माण का सैंक्शन हो गया है। उसका शिलान्यास भी मैंने कर दिया है। बड़ा फंक्शन हुआ था। अब लोगों को आने जाने में जो कठिनाई होती थी, रेलवे एक्सीडेंट होता था, उससे भी निजात मिला है। यही नहीं, मीठापुर से एलिवेटेड रोड बन गया राज्य सरकार के सहयोग से। ये क्या विकास नहीं है। ये सब जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर मोटे मोटे, हाँ एक बात और, फुलवारी में जाके देखिए, उसको जो मैं कह रहा हूँ उसको जाके जांच कीजिए। फुलवारी में 100 बेडेड ESI का हॉस्पिटल का निर्माण करवा दिया। पहले जिस हॉस्पिटल की स्थिति बहुत ख़राब थी, वहाँ पर बहुत पानी लगता था, गंदगी था। अब फर्स्ट क्लास नए भवन का भी प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। यही नहीं, बीहटा में ESI हॉस्पिटल 350 बेडेड मैंने प्रारंभ किया है। और यही नहीं, केवल कार्ड लेने वाले जो कर्मचारी हैं, जो कार्डधारी हैं, सिर्फ उन्हीं का इलाज नहीं, मेरे प्रयास से 3 साल से लगातार आम लोगों के इलाज हो रहा है। मुफ्त में खाना, मुफ्त में ऑपरेशन, मुफ्त में इलाज, सब तरह की सुविधा, उसको भी जाके दिखाने का काम कीजिए। और मैं समझता हूँ कि आगे भी, ये तो मैं बहुत छोटे छोटे काम हैं, वो भी पर्याप्त मात्रा में है। पूरे हमारे क्षेत्र का नली, गली, घर में पानी, आयुष्मान कार्ड से 5-5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है हर गरीब को। अभियान चला है।
अभी हाल में ही कल 1.5 करोड़ गरीबों के हाथ में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड भारत सरकार द्वारा देने का काम किया गया है। और यही नहीं, हर गरीब को मुफ्त में भोजन मिल रहा है, हर किसान के खाते में 6,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष जा रहा है। और यही नहीं, एक काम और जो बहुत पेंडिंग था, जिसकी चर्चा मैं करूं, ये शाहपुर से लेकर के चांदमारी और लगभग 12-15 सड़क जो गांव था, कंटोनमेंट के रोड बंद हो जाने की वजह से बहुत बड़ी कठिनाई थी। मेरे प्रयास से, सरकार के सहयोग से अब बहुत बड़ा सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ जोर शोर से चल रहा है। ये भी विकास का काम है, कितना मैं बताऊं। लेकिन रामकृपाल जी की बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, एक समय था जो लालू प्रसाद यादव के साथ भी थे। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि 17 महीने में उन्होंने बिहार का विकास किया है, रोजगार दिया है और उसको लेकर सामने 17 महीने में रोजगार नहीं दिया। ये रोजगार की पॉलिसी जनता दल यू और एनडीए की सरकार की जो तीसरा जो 7 निश्चय का संकल्प था, उस पे ही ये कहा गया था कि हम लगभग 20 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। आप उनके मैनिफेस्टो को देख सकते हैं। ये 17 साल का राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो नहीं था, ये मैनिफेस्टो था एनडीए का मैनिफेस्टो, नीतीश कुमार जी का मैनिफेस्टो। उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये प्लान पहले हुआ था, जिस पर इम्प्लीमेंट और पॉलिसी बनाती है सरकार, कैबिनेट, मुख्यमंत्री। एक मंत्री बनाता है पॉलिसी। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, काम हमारा नाम तुम्हारा। ये आप ये बताइए कि फुल फ्लेज में आपकी सरकार 15 साल तक रही है, आप कितने लोगों को रोजी रोजगार दिया है, कितनी नौकरी दिया, ये भी तो हिसाब देना चाहिए। इसका ही नहीं हिसाब पूछते हैं, जनता पूछ रही है। आँख में झूल झांकने का काम हुआ है। और विगत 17 महीने में जो डिपार्टमेंट था, जिनके हकदार थे वो, जिनके इशारे पर चलता था, और मैं बोल नहीं सकता कितना बड़ा करप्शन हुआ है, वो तो आने वाले वक्त बताने का काम करेगा। अच्छा, लालू यादव के बारे में एक और बात आती है कि वो पूरे परिवार को चुनाव में उतार देते हैं, राजनीति में उतार देते हैं। अब विदेश से उनकी बेटी पहुंची है, रोहिणी आचार्य, सारण की जनता के बीच जा रही हैं और कह रही हैं कि हमारे पिता ने काम किया है, हमने उन्हें किडनी दिया है, अब वहाँ की जनता जो है वो मेरे साथ। वो तो आने वाले वक्त में बताएगा कि कौन किसके साथ है। पिछले 2 बार से लगातार वहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी लगातार जीतते रहे हैं और इनके ही परिवार के लोग लड़ते रहे हैं, शिकस्त खाते रहे हैं। इस बार भी शिकस्त खाएंगे बुरी तरह से, क्योंकि अब जनता जो है इतने मूर्ख नहीं है कि आप कहीं से आ जाइए और कभी आ जाइए और आपको वोट मिल जाएगा। जनता उसी को अपना मानती है जो जनता के बीच में रहता है, उसके विकास की बात करता है, उसकी सेवा करने की बात करता है। भावनात्मक ढंग से अब जनता इन सब चीज़ों में नहीं आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार, नीतीश कुमार जी की संयुक्त रूप से सरकार बराबर सब लोगों के लिए, सभी जाति सभी धर्म के लिए काम किया है। और उनके विकास के आधार पर ही जनता मोदी जी के साथ है। और वहाँ के माननीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नीतीश कुमार जी का काम, मोदी जी का काम, जैसे कि मैंने अपने क्षेत्र में बताया है, वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है। और मैं बता देता हूँ आपको एक और भी बड़ी बात कि रूडी जी और हमारा जो क्षेत्र है लिंक है। देरा के उस इलाके में अंधकार था, कभी लोगों ने तार पोल देखा ही नहीं था। तो हम दोनों ने ज्वाइंट एफर्ट किया और प्रधानमंत्री जी का जो अभियान था कि हर घर तक बिजली पहुंचाना है, उसमें उनका भी दियारा, जो पहले दियारा का जो इलाका था हमारे पटना लोकसभा में था, और जब परिसीमन हुआ तो उसी में से बंटवारा हो गया। पूरे दियारा के, उस इलाके के पूरे दियारा का कोई ऐसा घर नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंचाने का काम किया गया। और मैं समझता हूं कि मेरे ही प्रयास से, जो मैंने कहा कि शेरपुर से लेकर के और दिगवरा तक जो पुल का निर्माण तय हुआ, जिसका काम प्रारंभ हो गया है, उसमें रैम भी गिराने का काम किया जो मेरे दियारा के इलाके में गिरेगा। और उसका जीवन जो है, जो दियारा में जहाँ लोग परेशान रहते थे, कट जाता था,
पक्का पुल का बहुत दिन से इंतजार था, तो वो छपरा को भी प्रभावित करने वाला है और हमारे क्षेत्र की जनता को भी प्रभावित करने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोग आए हैं, उनको निराश जाना पड़ेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। सवाल ये भी है कि मुकेश सैनी की बात आती है कि आपके गठबंधन में थे, अब गठबंधन से अलग होकर तेजस्वी यादव के साथ 3 दिनों घूम रहे हैं। 3 सीटें जो हैं वो आरजेडी ने अपने कोटे से मुकेश सैनी को दी है। क्या लगता है मुकेश सैनी के महागठबंधन में जाने से एनडीए को कोई परेशानी होगी? मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी होगी, क्योंकि जितना गरीब गुरबा है ना, जितना भी शोषित वंचित गरीब गुरबा हर समाज का लोग मोदी जी को देख रहा है। अगर देश को बचाना है और देश को बढ़ाना है तो एकमात्र मोदी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो देश को बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किसानों के आशा के अनुरूप काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, मजलूमों के लिए काम किया है, दलित शोषित लोगों के लिए काम किया है, उनको सत्ता में भागीदारी दी है। इसलिए अब कुछ भी नहीं चलने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। कहाँ 10वें नंबर पर थे 10 साल पहले, 5वें नंबर पर हैं, अब 3रे स्थान पर जाने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि देश को बहुत ऊंचाइयों पर मोदी जी के नेतृत्व में पहुँचाया है। तो ये सारी जनता अब समझदार हो गई है, अब कहीं कोई भटकने वाली नहीं है। और जो पूरी मजबूती के साथ आपकी बार 400 पार का जो नारा है वो 400 पार होगा। और बिहार में 40 की 40 सीट, पहले पिछले बार एक कम आया था, इस बार पूरे मजबूती के साथ एनडीए के जो समस्त उम्मीदवार हैं अपना आशीर्वाद दे करके और मोदी जी को एक नई ताकत देगी, शक्ति देगी, ताकि वो आगे भी देश के जनता का सेवा कर सकें। प्रदेश का, बिहार का, पटना का मुझे पूरा भरोसा है। एक आखिरी सवाल है, रामकृपाल जी बताएं, आपने दो टर्म से यहाँ से सांसद भी रहे हैं, 3री बार चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों को इस बार लेकर जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे? मेरा तो विकास ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, विकास मुद्दा है। यही 2 मुख्य रूप से मुद्दा है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और देश 2047 तक विकसित देश के रूप में आए और पटना भी विकसित हो जाए, बिहार भी विकसित हो जाए। आज़ादी के बाद से ही बिहार को लोगों ने केवल इस्तेमाल किया है, वोट लिया है, काम तो हुआ नहीं। अगर काम हुआ होता तो शायद बिहार की आज जो आप देख रहे हैं स्थिति, उस पर बहुत परिवर्तन हुआ होता। मगर जिन लोगों ने सत्ता पर बैठने का काम किया है, सिर्फ सत्ता का मज़ा लिया है, अपने ख़ानदान को बढ़ाया है, अपने परिवार को बढ़ाया है और जनता के धन को लूट करके और अपने खजाना को भरने का काम किया है। यही तो काम किया है। और कहाँ विकास किया है भाई? आज रोजी रोजगार के लोग जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं बिहार से बाहर, उनको भी मन करता है कि घर में रह के काम करें, मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना। आज़ादी के बाद से ही जो काम होना चाहिए था, आज बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 4 करोड़ लोगों को मकान बनाया मोदी जी ने, अभी 2 करोड़ और सैंक्शन कर दिया है। गरीबों के सपनों को साकार कर रहा है भाई मोदी जी। गांव गरीब सब लोग मोदी जी के साथ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो हर कुछ मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव। साफ कहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। और लालू यादव के परिवार में जिस तरीके से परिवारवाद देखने को मिल रहा है, अब पाटलिपुत्रा से मीसा भारती जो हैं वो विपक्ष में उतर गई हैं, रामकृपाल यादव के विपक्ष में। तो साफ कहा है कि हमने जो विकास कार्य किए हैं पटना के लिए, जो सड़कें बनाई हैं, जो एम्स बना है, जो मेट्रो ट्रेन बना है, ये सभी चीज़ को लेकर जनता के बीच जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।